Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ghulam Rasool. My designation is lecturer in English. I work in Government Ghazali College, PGC, Latifabad, Hyderabad. This is an initiative from Sindh government to facilitate the students through online teaching. Therefore, this is our duty to upload some lectures for our students. So, in this regard, the lecture which I prepared is about the text, that is the devoted friend, and this is from intermediate level. In this lecture, students, I am going to tell you three things. Like, for example, first and foremost, I am going to tell you about author, and then I'm going to tell you something about text, and then summary of the text page we are going to discuss. Before I go ahead, I would like to be bilingual just for the sake of better explanation and for better understanding of my students. So this is the first slide, which is here, the devoted friend. This is about author. Author name is Oscar Wilde. His period is 1854 to 1900. He was born in Dublin, Republic of Ireland, and he studied at Trinity College, Dublin, and Oxford University. He believed in the doctrine of art for art's sake, and in his early career he published some poems and some stories for children. So far as devoted friend is concerned, it is very much famous. The devoted friend is a fairly fairy tale which is comically one-sided friendship between two people. One of them is poor Hans and the other one is rich Miller. So next slide is about text. A devoted friend is an example of a fable. फेबल नॉर्मली जो है वो कंसिडर की जाती है कि बच्चों की स्टोरीज़ की सूरत में, और इसके अंदर एक और पहलू होता है कि ये या तो इंस्ट्रक्ट करती है या डेमॉन्स्ट्रेट करती है मॉरल को. मॉरल का मतलब अखलाकियात, कुछ अखलाकी पहलू हैं जो बताए जाते हैं स्टोरीज़ के ज़रिए, और ये राइटर का कमाल होता है कि वो इसके अंदर एनिमल्स को एज ए कैरेक्टर इस्तेमाल करता है. ठीक है. देन नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि इसमें द डिवोटेड फ्रेंड जो लेसन है, इसके अंदर कुछ फिगरेटिव नेचर भी है. फिगरेटिव नेचर के लिए 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं. तो जिसमें पहला पॉइंट वो बताता है कि जी द स्टोरी इज़ ऑल्सो अ बिट आयरनिक बिकॉज द लाइनेट इज़ टेलिंग अ स्टोरी अबाउट ह्यूमन. तो इसका मतलब ये है कि लाइनेट, इसके अंदर एक परिंदा है, एक जो राइटर ने उसको चूज़ किया है, और वो ह्यूमन की स्टोरीज़ को बताने के लिए. देन नेक्स्ट हमारे पास है कि विद इन द स्टोरीज रियलिटी ही इज़ यूजिंग ह्यूमन बिहेवियर टू टीच अ मोरल ऑफ अदर एनिमल्स. कि यहाँ पर राइटर जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को इस्तेमाल कर रहा है और दूसरे जो एनिमल्स हैं जो अराउंड सराउंडिंग के अंदर, उनके बिहेवियर को समझाने के लिए, बताने के लिए. द नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है उसके अंदर हम कुछ सिम्बोलिज्म के एलिमेंट्स भी इसमें हमें नज़र आते हैं. तो वो सिम्बोलिज्म के अंदर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं. उसमें पहला है कि एनिमल सिम्बलाइजेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, लाइक द डक इज़ कंसर्न पेरेंट. यहाँ पर डक का एक कैरेक्टर नज़र आता है कि जो पॉन्ड के अंदर अपने डकलिंग्स के साथ घूमती फिरती नज़र आती है, और वो कुछ टीच कर रही है, सिखा रही है, बता रही है अपने किड्स को, अपने चिल्ड्रन को. और इसके अंदर लाइनेट जो है वो समथिंग ऑफ ए फिलोसोफर, वो कुछ फिलोसफिकल किस्म की बातें करता हुआ नज़र आता है. और उसके बाद हमारे वाटर रैट इसमें जो है वो बड़ा सेल्फिश किस्म का है, इग्नोरेंट पर्सन है, एंड हु कैन ओनली लुक एट थिंग्स इन टर्म्स ऑफ हिज ओन वेल बीइंग. कि जो तमाम चीज़ों को अपने अंदाज में देखता है. और सेल्फिश इसलिए है, इग्नोरेंट इसलिए है कि वो अभी तक बैचलर है, उसको शादी का कोई तसव्वुर नहीं है, पेरेंट बनने का उसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है. तो ये कुछ सिम्बोलिज्म इसके अंदर बताए जाते हैं. देन इसके अंदर हमारे पास है कि इसमें एक एग्जाम्पल के तौर बताया गया है कि इसको फ्रेम स्टोरी भी कहा गया है.
फ्रेम स्टोरी किस तरह से कहा गया है कि बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टोरी विद एन ए स्टोरी। इसका मतलब ये है कि एक स्टोरी के अंदर दो मुख्तलिफ स्टोरीज छुपी हुई हैं। वो किस तरीके से कि दिस हैपन्स व्हेन द लाइनेट टेल्स द डक एंड वाटर रैट अ स्टोरी अबाउट टू ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो स्टोरीज चल रही है डक्स की और लाइनेट की और वाटर रैट के दरमियान आपस में वो गुफ्तगू कर रहे हैं और वो कुछ एक दूसरे को सिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के ज़रिए ह्यूमन की स्टोरी भी चलती हुई नज़र आ रही है कि इंसानों के बारे में वहाँ पर कोई जैसे दो फ्रेंड्स हांस और रिच मिलर के हवाले से जो स्टोरी सुनाई जा रही है और वो लाइनेट स्टोरी सुनाता है। इसके बाद इसमें एक रिप्रेजेंटेशन का भी आंसर नज़र आता है। वो रिप्रेजेंटेशन किस तरह से नज़र आती है कि डिवोटेड फ्रेंड बाय ऑस्कर वाइल्ड इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। ये एक शॉर्ट स्टोरी के तौर पर है कि जिसका मेन आइडिया जो है वो एक्सपोजर है, एक्सपोज करना, माने उसको वाज़े तौर पर खोल के सामने बयान करना लोगों के सामने। डबल स्टैंडर्ड्स, डबल स्टैंडर्ड किसका है? डबल स्टैंडर्ड ऑफ दैट सोसाइटी ऑफ विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा के अंदर स्पेशली जो लंदन के अंदर सोसाइटी थी कि जो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रॉपर, राइटस और पोलाइट सोसाइटी कंसिडर करती थी। ये उस सोसाइटी के अंदर जो डबल स्टैंडर्ड का जो एक कॉन्सेप्ट था वो राइटर ने इस स्टोरी के ज़रिए बताने की कोशिश की है। और वो डबल स्टैंडर्ड क्या है कि अमीर अमीर है होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। अमीर के जो बिहेवियर हैं, जो रवैये हैं, उन रवैयों को किस तरीके से इसने बयान किया है वो बहुत अच्छे अंदाज में, शानदार तरीके से उसने बयान किया है। अब आगे हमारे पास आ जाती है समरी। अब इस समरी के अंदर जो हमारे पास पहली स्लाइड है उसके अंदर सबसे पहले जो बात हो रही है वो एक मॉर्निंग का टाइम बताया है, वक्त बताया है कि वन फाइन मॉर्निंग एन ओल्ड वाटर रैट कम आउट ऑफ हिज होल एंड सो अ मदर डक। ये मदर डक वहाँ पर मौजूद है पॉन्ड के अंदर अपने डकलिंग्स के साथ। वो कुछ सिखा रही है, टीच कर रही है, बता रही है कि जिस ज़िंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ना है और कैसे अपने ज़िंदगी के मामलात को चलाना है। स्विमिंग के तरीके बता रही है कि किस तरीके से स्विमिंग करनी है। बट द डकलिंग्स वर नॉट लिसनिंग टू देयर पेरेंट्स। जिस तरीके से बच्चों की आदत होती है, बच्चे थोड़े से केयरलेस होते हैं, वो नहीं तवज्जो देते। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डिसोबीडियंट है, लेकिन वो बच्चों की एक नेचर होती है कि वो थोड़े से नटखट से होते हैं। तो ऑन दिस साइड ये सारे मामलात देखते हुए वाटर रेट ने एक जुमला जो है वो कसता है, वो एक जुमला लगा देता है। वो क्या जुमला बोलता है कि वाट डिसोबीडियंट चिल्ड्रन, दे रियली डिजर्व टू बी ड्राउंड। इसका मतलब ये है कि कितने बदतमीज़ किस्म के बच्चे हैं कि इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। तो अगली स्लाइड के अंदर जो बात है वो जवाब है डक पेरेंट की तरफ से, और वो जवाब किसको दे रही है? वाटर रैट को, क्योंकि उसने जो जुमला कहा था उसके जवाब में। ऑन हियरिंग दिस रिमार्क द मदर डक सेज पेरेंट्स हैव टू बी वेरी पेशेंट विद देयर चिल्ड्रन। इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स जो होते हैं, माँ बाप जो होते हैं, वालिदैन जो होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सब्र के साथ चलना पड़ता है अपने बच्चों के साथ, बड़ा पेशेंट रहना पड़ता है। To this the water rat replied that he knows nothing about the feelings of parents। तो इसके जवाब में फिर दोबारा से वो वाटर रैट कहता है कि जी उसको तो पता ही नहीं है कि पेरेंट्स की फीलिंग्स क्या होती हैं, और वो इस वजह से है कि वो अभी तक मैरिड नहीं है, उसके बच्चे नहीं हैं, तो इस वजह से उसे पता नहीं है। बीइंग बैचलर ही वैल्यूड फ्रेंडशिप मोस्ट। अब यहाँ पर बीइंग बैचलर, बैचलर होने की वजह से वो फीलिंग्स भी नहीं है उसके पास, और फीलिंग ना होने की वजह से तो डेफिनेट सी बात है तो वो अपने फ्रेंडशिप को जो है ज़्यादा वैल्यू देता है। तो इसकी नज़र में, वाटर रेट की नज़र में फ्रेंडशिप जो है वो ज़्यादा अहमियत रखती है। सो द ग्रीन लाइनेट नरेट्स द स्टोरी ऑन डिवोटेड फ्रेंड। और यहाँ पर फिर ग्रीन लाइनेट की बारी आती है तो वो फिर एक कहानी सुनाने का की बात करती है कि जी मुझे जो है वो एक कहानी सुनानी है डिवोटेड फ्रेंड के हवाले से। कहानी स्टार्ट होती है तो उसके अंदर लाइनेट ने स्टार्ट किया कि देयर वर टू फ्रेंड्स, लिटिल हांस, अ गार्डनर एंड अ मिलर। अब यहाँ पर दो कैरेक्टर उसने इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। लिटिल हांस जो कि एक बहुत एवरेज किस्म का आदमी है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है और बाय लुक भी कोई इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, राउंड फनी फेस उसका है और छोटे से कद का है,
इसी वजह से उसको लिटिल हांस उस यहाँ पे कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ रिच मिलर है। रिच मिलर का जैसे कि नाम से ही वाज़े तौर पर हमें पता पड़ रहा है कि रिच एक अमीर आदमी है। मिलर है, मिल है इसकी, आटे की मिल है, और बहुत सारे इसके पास असासे हैं, बहुत सारे माल गनीमत है इसके पास। और लिटिल हांस का एक छोटा सा गार्डन है। अच्छा, और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस भी होता है, बहुत ज़्यादा मशहूर भी होता है, क्योंकि मेहनत इतनी करता है। लेकिन इसके पास जो एक दोस्त की सूरत में जो मिलर है वो आता रहता है, विज़िट करता है, और विज़िट करने की सूरत में वो जब भी आता है तो वो आकर के इससे कुछ ना कुछ बहुत सारे फ्लावर्स और दूसरे जो हर्ब्स हैं वो लेकर के चला जाता है, और उसके बदले में ये इससे बहुत खूबसूरत और प्यारे प्यारे जुमले और प्यारी बातें करके उसका दिल लुभाता है। अच्छा, लिटिल हांस बेचारा मासूम सा आदमी है, थोड़ा सा इलिटरेट भी इसके अंदर है, और कि जिसकी वजह से वो इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश होता है कि जी मैं एक बहुत अमीर आदमी का दोस्त हूँ, वो मेरे पास आता है और वो मुझसे इतनी अच्छी बातें करता है, तो वो इसमें खुश रहता है। तो सादगी उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई है, और वो सादगी एक तरीके की जो है वो फुलिशनेस तक लेके चली जाती है। बहरहाल तो आगे इसमें जो बात की जा रही है वो द मिलर यूज्ड टू विजिट हांस एवरी डे एंड टेक फ्लावर्स फ्रॉम हिम एंड नेवर गेव हिम एनीथिंग इन रिटर्न। अच्छा, ये इससे लेकर के तो चला जाता है, लेकिन इसके बदले में दोस्ती के नाते से इसको कभी भी कोई चीज़ इसने अपनी तरफ से नहीं दी। मिलर ने ये हमेशा इससे लेकर के जाता है। तो ये एक तरीके की वन साइडेड इस तरीके से जो स्टार्ट में ही हमें पता पड़ रहा है। अच्छा जी, बट ही नेवर विजिटेड हांस ड्यूरिंग द विंटर्स एज हांस हैड नो फ्लावर्स। ये इसका एक और सेल्फिश एटीट्यूड हमें यहाँ पर नज़र आता है कि जब भी विंटर का सीज़न आता है, अच्छा विंटर का सीज़न थोड़ा सा लंबा होता है यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर के हवाले से, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो एक इंग्लिश राइटर की लिखी हुई है, और जिस ज़माने में लिखी गई है तो उस ज़माने में विंटर के सीज़न के अंदर इतनी ज़्यादा सहूलियात नहीं थी जितनी कि आज हमें इंग्लैंड के अंदर नज़र आती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से लोग अपने अपने घरों में जा कर के बैठ जाते थे और बाहर निकलना कम होता था। तो अब ये लिटिल हांस के साथ भी ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि जी वो विंटर में क्या करे। तो विंटर की तैयारी करता था और बहुत सारा माले फ्लावर्स और दूसरी चीज़ें जो है वो ताकि जमा करके रखता था ताकि ये विंटर के सीज़न के अंदर अपना वक्त गुजार सके, और फिर जैसे ही विंटर ख़त्म हो तो दोबारा से ही अपने गार्डन पर तवज्जो दे। लेकिन यहाँ पर मिलर का जो रवैया है वो क्या देखने में आता है कि मिलर ने कभी भी इस विंटर सीज़न के अंदर हांस के पास विज़िट नहीं किया, हांस के पास नहीं आया। ही यूज्ड टू टेल इन रिटर्न, इस सारे रवैये पर वो मज़ीद क्या कहता था, वो क्या अपनी वाइफ से ये कहा करता था कि व्हेन पीपल आर इन ट्रबल दे शुड बी लेफ्ट अलोन एंड नॉट बी बॉदर्ड बाय विजिटर्स। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है, कितना खूबसूरत अंदाज में उसने अपनी बात को कह दिया है। वो कहता है कि जब लोग अब किसी परेशानी में मुब्तला हों तो उनको कभी भी विज़िट नहीं करना चाहिए, उनके पास नहीं जाना चाहिए। जाने की सूरत में हम उनको बिलावजा परेशान करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। अच्छा, ऐसी सूरत में डिस्टर्ब परेशान करने से मुराद क्या है कि जब हम जाएंगे उनके पास जो पहले से ही तकलीफ़ में है, परेशानी में है, जब हम उनके पास जाएंगे तो वो हमारी खातिर मदारात के लिए, हमारी आओ भगत के लिए लग जाएंगे, हमारे मेहमान नवाजी में लग जाएंगे, ठीक है, हमें कुछ खिलाने पिलाने के चक्कर में लग जाएंगे। तो वो वैसे ही बेचारे परेशान हैं, हम जा कर के और उनके पास परेशानी का बाइस बने उनके लिए। तो ये एक जुमला उसने कह करके बड़ा खूबसूरत सा, जो कि अपने आप में बड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन उसूली तौर पर ये उसकी सेल्फिशनेस को जाहिर करता है। अच्छा, अगली स्लाइड के अंदर आफ्टर वन विंटर the miller visited Hans, and on learning that Hans had sold his wheelbarrow, he got very angry with him and then offered his broken wheelbarrow to him. अच्छा, यहाँ पर जो ऑफ़र करने की बात है ये उस वक्त होती है इस टेक्स्ट के अंदर कि जब विंटर का सीज़न आता है, उस विंटर के सीज़न के अंदर इसके पास खाने को कुछ नहीं होता, क्योंकि मिलर जो है वो ऑलरेडी ज़रूरत से ज़्यादा इसके पास समर सीज़न के अंदर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें लेके जा चुका होता है। तो उस विंटर सीज़न के अंदर इसके पास कुछ बचता नहीं है विंटर का पीरियड गुजारने के लिए।
तो इसके पास कुछ कीमती चीज़ें होती हैं, वो इनको गाहे बगाहे वक्त के साथ साथ बेचता जाता है। मिसाल के तौर पर इसके पास सिल्वर बटन्स भी थे, वो सिल्वर बटन ये बेच देता है। उसके बाद इसके पास एक व्हील बैरो थी जो काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी, जो ये इस्तेमाल किया करता था अपने गार्डन की प्रिपरेशन के अंदर, तो ये वो भी बेच देता है। ठीक है, अच्छा, इस मामले का जब मिलर को पता पड़ता है, ये मिलर इसके पास जब ये पूरा विंटर सीज़न गुजरने के बाद जब ये आता है और इसके पास आकर के बैठता है और इससे बातचीत होती है, तो ये बताता है कि मैंने अपनी ये चीज़ें बेच दी, विंटर का सीज़न इतना बुरा मेरे लिए था और मुझे बड़ी परेशानी हुई, खाने को कुछ नहीं था, तो मैंने ये सारी चीज़ें बेचनी पड़ी। तो उस पर वो बजाय इसके कि उससे हमदर्दी करे, उस पर वो गुस्से का इजहार करता है और गुस्से का इजहार करने के बाद फिर वही थोड़ा सा चालाकी वाला दाव चलता है और अच्छा मौका देख करके कहता है कि ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, मेरे पास एक व्हील बैरो पड़ी हुई है लेकिन जो टूटी हुई है, ठीक है, इट नीड्स अ लिटिल रिपेयर, ठीक है, और तो उसको तुम रिपेयर कर लेना, वो मैं दे देता हूँ। तो ऐसी बात सुन करके, ये मिलर की इस बात को सुन करके, he then said that I have given you my wheelbarrow, you will give me your plank of wood। अच्छा, ये यहाँ पर बात वो बाद में आती है, लेकिन जैसे ही वो ऑफ़र करता है व्हील बैरो कि मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो दे दूंगा, तो मिलर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि जी ये मेरा दोस्त है, उसने मेरी दोस्ती का हक अदा कर दिया कि वो मुझे व्हील बैरो देगा। लेकिन यहाँ पर रिटर्न के अंदर, जैसे उसने यहाँ पर अभी मैंने जुमला पढ़ा कि वो व्हील बैरो के रिटर्न में, उसके बदले में एक वुड ऑफ प्लांक का डिमांड कर देता है। अच्छा, ये वुड ऑफ प्लांक का डिमांड की डिमांड कैसे करता है, वो भी सूरत में करता है कि जी वो जब उसको ये बताया जाता है कि जब उसको ये मिलर कहता है कि जी मेरे पास एक टूटी हुई व्हील बैरो मौजूद है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तो इस पर वो खुशी में कहता है कि ठीक है, मेरे पास एक प्लांक रखा हुआ है, मैं उसको इस्तेमाल करके उस व्हील बैरो को तैयार कर लूँगा और मैं अपने इस्तेमाल में ले लूँगा। यहाँ पर वो अपनी होशियारी दिखाता है और होशियारी के अंदर वो फ़ौरन से कहता है कि देखो मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो दे रहा हूँ, तो तुम मुझे इन रिटर्न वो प्लांक दो। किस लिए दो कि मेरी छत का जो बार्न है, इसमें जिसमें इसका अनाज बहुत सारा रखा हुआ है, उसकी छत में एक होल हो गया है, मुझे उसको रिपेयर करना है, तो मुझे वो चाहिए। क्योंकि मिलर यहाँ पर उससे इतनी बात करके, प्लांक के हवाले से और व्हील बैरो के हवाले से बात करके, बिलाखिर वो प्लांक ऑफ वुड अपने साथ ले जाता है। ना सिर्फ प्लांक ऑफ वुड लेके जाता है, बल्कि अपने साथ बहुत सारे फ्लावर्स भी वो अपने घर लेके जाता है। अच्छा, प्लांक ऑफ वुड से मुराद यहाँ पर, प्लांक का मतलब होता है फट्टा, जिसको कहते हैं, एक बड़ा सा फट्टा जो अक्सर घरों में या चेयर पर लगा कर इस्तेमाल करते हैं, टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके का जो फट्टा होता है लकड़ी का, उसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद बात आगे बढ़ती है। तो द नेक्स्ट डे द मिलर विजिटेड हांस विद अ लार्ज सेक ऑफ फ्लावर ऑन हिज बैक एंड आस्क हिम टू सेल इट इन द मार्केट। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक मिल का मालिक है, आटे की चक्की उसके पास लगी हुई है, मालदार आदमी है, बहुत सारा आटे के थैले उसके पास रखे हुए हैं, वो उनको बेचता है और बेच करके अपना बिजनेस चलाता है। अब यहाँ पर उसकी सेल्फिशनेस की एक और हद यहाँ पर नज़र आती है कि वो अपने साथ जब नीचे उतरता है। अच्छा, यहाँ पर मिलर जो है वो थोड़ा सा ऊंचाई वाले इलाके में रहता है और लिटिल हांस जो है वो नशेबी इलाके में रहता है, माना नीचे के इलाके में। तो जब ये ऊपर से नीचे उतरता है तो अपने कंधे पर मिलर जो है वो अपने साथ एक आटे का थैला बड़ा सा अपने कंधे पे लाद करके नीचे तक आ जाता है और नीचे आने के बाद वो हांस के पास आता है। अब इसकी नवाबी की हालत देखें, इसकी नाजुक परस्ती की हालत देखें कि उसने जो है वो यहाँ तक तो आ गया, लेकिन मज़ीद मार्केट में आगे जाने में इसको परेशानी है। अब यहाँ पर आने के बाद वो हांस से कहता है कि तुम ये जाओ और जा कर के मार्केट में मेरा आटे का थैला बेच करके आओ और उसके पैसे भी मुझे दो। एंड ही सेड, considering that I am going to give you my wheelbarrow and you should do something in return। माना ये बार बार इस बात को जताता जाता है, बार बार इस बात को जताता जाता है। सिर्फ उसने व्हील बैरो देने के लिए कहा है कि मैं अपनी व्हील बैरो तुम्हें दे दूंगा, दी नहीं है, लेकिन उस बात को वो बार बार मिसयूज़ कर रहा है और बार बार लिटिल हांस को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। वो बेचारा लिटिल हांस मासूमियत में और नादानी के अंदर इस बात को जो है वो बर्दाश्त किए जाता है और उसकी किसी बात को वो रिफ्यूज़ नहीं करता।
अब यहाँ पर भी उसने बात को रिफ्यूज़ नहीं किया, सो हांस जस्ट कुड नॉट रिफ्यूज़। इसके बाद मज़ीद आगे बात बढ़ती है, तो अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द मिलर केम टू गेट द मनी फॉर हिज सेक ऑफ फ्लावर एंड स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग इन बेड। अब यहाँ पर एक और उसकी सेल्फिशनेस की हालत देखें कि वो पहले तो उसने आटे का थैला उसको दे दिया, अब अगली मॉर्निंग को वो उससे पैसे की कलेक्शन के लिए आ जाता है और आने के बाद उसको डांट डपट शुरू कर देता है। किस वजह से डांट डपट शुरू कर देता है कि वो सुबह का वक्त है और अभी तक बेड पर बिस्तर पे पड़ा हुआ है, आराम कर रहा है। अच्छा, उसकी भी वजह है कि लिटिल हांस क्यों इतनी देर तक बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि जो मिलर इसको मुस्तकिल काहे बगाहे कुछ ना कुछ काम बताया जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हील बैरो, कि व्हील बैरो मैंने दी है तुम्हें जो कि अभी तक दी नहीं है, और उसके बिहाफ पर वो उसको बार बार मिसयूज़ कर रहा है और वो बार बार उसको कोई ना कोई काम बता देता है। अब वो काम इतने ज़्यादा होते हैं कि दिन भर उसका काम में वक्त गुजर जाता है, थक जाता है और थकने की वजह से उसको नींद आती है। अच्छा, जबकि इसकी रूटीन इन सारे मामलात में पढ़ने से पहले से इसकी रूटीन थी, वो रूटीन बहुत अच्छी थी। वो नॉर्मली सुबह अपने टाइम पर उठ रहा था, सारे काम कर रहा था, अपना गुजर बसर अच्छा कर रहा था। लेकिन जैसे ही मिलर ने उसके साथ इंटरफेयर करना शुरू किया है उसके मामलात में और उसको मिसयूज़ करना शुरू किया है अपनी एक व्हील बैरो की वजह से और अपनी चालाकियों की वजह से, तो वो बेचारा थकने लगा है। अब यहाँ पर वो थक करके नींद पूरी करता है, सो रहा होता है, तो लेकिन वो मिलर आकर के उसको इस बात पर डांटता है। हांस रिप्लाइड दैट एज ही वॉज वेरी टायर्ड। इसकी वजह बता रहा है कि वो क्यों बेड पर इतनी देर तक पड़ा हुआ है या क्यों इतनी देर तक वो सो रहा है, क्योंकि वो थक गया है, थका हुआ है। ही लेड इन बेड फॉर अ लिटिल लॉन्गर एंड लिसनिंग टू द बर्ड्स सिंगिंग, और वो बर्ड्स को गाते हुए सुन रहा है। अब उसकी वजह वो बताता है कि जी क्यों बर्ड्स को सुन रहा है, एज ही ऑलवेज वर्क बेटर आफ्टर हियरिंग द बर्ड सिंगिंग। अब यहाँ पर उसने इसके साथ एक कनेक्शन बना हुआ है, उसकी एक स्पिरिचुअल बात समझ लें, ये रूहानी तौर पर उसका एक कनेक्शन समझ लें कि वो एक कनेक्ट की हुई है उसने अपने आप को, कि वो बर्ड्स को चाहते हुए जब सुनता है अच्छे तरीके से तो फिर वो ज़्यादा अच्छे अंदाज में काम करने के काबिल हो जाता है। ये सारी वजह उसने बता दी है। बट द मिलर ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटी। अब इस फ़ौरन से इस वाक़े को फिर मिलर ने अपनी चालाकी के ज़रिए इस मौके को कैश कराने की कोशिश की है। अच्छा, ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटी एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर टू हिज मिल एंड मैंड हिज बार्न। इसका जो सामान रखा हुआ है इसके बाड़े में, इसके बान के अंदर, जहाँ पर इसने अपना सारा का सारा खाने का और आटे का सामान और दूसरी जो गंदम है वो सारी अजनास रखी हुई हैं, वहाँ पर आने का कहता है। अच्छा, ये किस लिए कह रहा है कि ये ऑलरेडी एक वुड ऑफ प्लांक इसका लेके जा चुका है और अब रिपेयरिंग के लिए भी इसको बुलाता है और वो कहता है कि जी आकर के बान की जो मेरी रूफ है उसको रिपेयर करो। अगेन हांस कुड नॉट से नो। यहाँ पर वो हांस बेचारा फिर उसको मना नहीं कर पाता। अगेन किस वजह से, क्योंकि मिलर ने इसके साथ वादा किया हुआ है कि वो उसको अपनी टूटी हुई व्हील बैरो देगा और वो बेचारा अब लिटिल हांस इसी आसरे में, इसी बात की बुनियाद पर जो है वो उसको मना नहीं कर पाता है। The next day he sent Hans with his sheep to the mountain for grazing. When Hans got back, he was so tired that he went off to sleep in his chair and did not wake up till it was broad daylight. अब यहाँ पर एक और बात है कि जब वो उसको अपने पास बुलाता है और वो उसके पास चला जाता है काम करने के लिए और वो सारा दिन वहाँ पर उसके साथ बान में उसकी जो रूफ है उसकी रिपेयरिंग करता है प्लांक ऑफ वुड के साथ, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे उसको वो वहाँ पर अपने शीप लेकर के भेज देता है माउंटेन्स पर कि जाके इसको इनको चरा के रहा, क्योंकि जिसमें पता है कि मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो दूंगा। और वो इस बात को सुन करके फिर दोबारा खामोश हो जाता है कि ठीक है जी, इसने मुझे व्हील बैरो दी है, देने का वादा किया है, वो मुझे देगा, और वो चला जाता है। और वो सारा दिन उन शीप को जो मिलर की जो शीप्स हैं उन शीप्स को ग्रेजिंग में गुजर जाता है और बेचारा जब वापस घर आता है तो बहुत बुरे तरीके से थका हुआ था और आकर के चेयर पर बैठ करके सो जाता है। इतनी थकन होती है कि जैसे बैठता है वे वैसे ही सो जाता है। बात आगे बढ़ती है। वन इवनिंग लिटिल हांस वाज सिटिंग बाय हिज फायर साइड। ठंड का माहौल है तो घर के अंदर फायर प्लेस बनी होती हैं इंग्लैंड के अंदर, ये कल्चर रहा है माजी के अंदर, अब नहीं होती हैं, वो एक अलग बात है क्योंकि मॉडर्न दौर है।
अच्छा, पहले माजी के दौर में फायर प्लेसेस हुआ करती थी कि जिसमें वो ठंड से बचने के लिए फायर जलाते थे और उसकी एक बड़ी सी चिमनी होती थी कि जिससे सारा धुआं बाहर निकल जाया करता था। तो ये लिटिल हांस वहाँ बैठा हुआ है। व्हेन द मिलर केम ओवर ही आस्क्ड हांस टू गेट द डॉक्टर फॉर हिम। लेकिन वो इतनी इमरजेंसी के अंदर आता है, एक रात को, एक इवनिंग को, वो इतनी इमरजेंसी में आता है और आकर के दरवाज़ा धम 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 बहुत ज़ोर से बजाता है और ये घबराहट में उठ करके बाहर जाता है, देखता है खिड़की से झांक करके कि भाई कौन है। तो जब पता पड़ता है कि ये मिलर है तो वो मिलर की बात को सुनता है और बताता है कि भाई ऐसे ऐसे मामला हो गया। मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ है कि मिलर का जो बेटा है वो खेल कूद में अपने घर में गिर गया है और उसको चोट आ गई है और उसके पैर में या कहीं जिस्म पे चोट लग गई है। तो मिलर आकर के उसको मुतालबा करता है कि तुम जाओ, जा करके डॉक्टर को बुला करके लाओ गाँव से। ये फिर बेचारा मना नहीं कर पाता है। अच्छा जी, वो एग्री कर लेता है कि ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर जब वो एग्री करता है तो मिलर के हाथ में एक लैंटर्न होती है। लैंटर्न का मतलब लालटेन जिसको हम उर्दू में कहते हैं, तो वो लालटेन उसके हाथ में होती है। मिलर जो है वो उससे मुतालबा करता है या उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप अगर ऐसा मामला है तो मैं चला जाता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप अपनी लालटेन मुझे दे दें ताकि मैं रात के अंधेरे में वापसी मेरी आसानी हो सके। तो उस पर वो उसको रिफ्यूज़ कर देता है, रिफ्यूज़ टू गिव हिम द लैंटर्न सेइंग इट वाज न्यू, कि ये मेरी नई लालटेन है, मैं अपनी लालटेन क्यों दूँ, तो मुझसे ख़राब हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। एंड ही वुड स्पॉइल इट इन द रेन सून। सो वो हो सकता है कि जब बरसात हो और बरसात के अंदर जो है वो तुम मेरी लालटेन को ख़राब कर दो। इस यहाँ तक इतनी ज़्यादा सेल्फिशनेस आप मिलर की देखें बच्चों के, स्टूडेंट्स के, वो इतना ज़्यादा सेल्फिश है। लेकिन दूसरी तरफ ऑन दी अदर साइड वन साइडेड फ्रेंडशिप इसकी में इतना दीवाना हुआ है और इतनी डिवोशन इसके पास मौजूद है मिलर के लिए कि वो इतने पर भी मना नहीं कर पाता और नहीं मना करता। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि नहीं, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि उसने हांस ने मिलर को अपना बेस्ट फ्रेंड कंसिडर किया है। हांस वेंट विदाउट द लैंटर्न, और बहरहाल वो विदाउट लैंटर्न चला जाता है। तो आफ्टर 3 hours ही रीच्ड द डॉक्टर्स हाउस एंड आस्क्ड हिम टू गो टू द मिलर्स हाउस एज ही नीडेड हिज सर्विसेज। अब ये वहाँ जा करके बताता है डॉक्टर को कि भाई ऐसे ऐसे मामला है, मिलर ने आपकी सर्विस के लिए आपको बुलाया है और आप जो है वो उसके पास फ़ौरन से पहुँचें। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर जो है वो मिलर के जानता है, जाहिर सी बात है वो एक अमीर आदमी है, तो उसकी बात को रिफ्यूज़ नहीं करता और उसको सर्विसेज देने के लिए वो राज़ी हो जाता है और फ़ौरन से जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये अपना घोड़ा निकलवाता है और कोच बना करके तैयार करके वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। और वो जैसे ही तैयार होती है उसकी सवारी घोड़े पर बैठता है और डॉक्टर फ़ौरन से रवाना हो जाता है पीछे हांस को छोड़कर। हांस वहाँ पर फिर अकेला रह जाता है, जबकि डॉक्टर को चाहिए था कि थोड़ी सी हमदर्दी उसके पास होती तो वो उसको साथ ले जाता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो राइटर ने शुरू में ही बात बता दी है कि डबल स्टैंडर्ड उसने एक बताया है यहाँ पर, कि इसमें डबल स्टैंडर्ड नज़र आता है सोसाइटी का, कि जो अमीर है वो अमीर के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है रादर देन गरीबों के साथ या किसी पुअर के साथ। तो बहर यहाँ पर भी वो ये वाली बात नज़र आती है, तो वो उसको छोड़ के चला जाता है। अच्छा, इसके बाद सो द डॉक्टर रोड ऑफ टूवर्ड्स द मिलर्स हाउस वाइल हांस वेंट ऑन हिज वे। और बहरहाल फिर वो बेचारा जैसे तैसे करके घोड़े उसके पीछे पीछे डॉक्टर के पीछे भागना शुरू कर देता है और भागते भागते फिर आखिर वो थक जाता है। तो थकन तो लाजमी है। बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म एंड द रेन हांस लॉस्ट हिज वे। जो वो एक स्टॉर्म बहुत शदीद किस्म का वहाँ पर चल रहा था और बरसात हो रही थी, तो उस चक्कर के अंदर वो अपना रास्ता भूल जाता है और वो रास्ता भटक जाने की सूरत के अंदर एक किसी बड़े लार्ज पूल के अंदर, बड़े लार्ज गड्ढे के अंदर वो गिर जाता है और उसमें डूब जाता है और डूबने की सूरत में वहाँ पर वो मर भी जाता है। अब बात आती है सुबह में, जब ये अगली सुबह जब हांस की तलाश होती है, उसके हवाले से ढूंढना के लिए लोग निकलते हैं, तो पता पड़ता है कि वो मिलर के कहने पर कहीं गया था और मिलर ने किसी काम से उसको भेजा था। बहरहाल वो वहाँ से उसको ढूंढने के लिए लोग निकलते हैं। पता पड़ता है कि वो किसी एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर डूब गया है, पानी उसके अंदर जमा हो गया बरसात का और वो उसके अंदर गिर गया और उसमें वो डूब कर मर गया है। अच्छा, डूबने की वजह जाहिर सी बात है अंधेरा है, अंधेरे में उसको नज़र नहीं आया। दूसरी बात यह है कि उसका कद इतना छोटा है कि वो जब गड्ढे में गिरा तो वो पानी के अंदर डूब गया। अब यहाँ पर
बात मिलर की आती है। मिलर जो है वो अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देता है क्योंकि वो उसके फ्यूनरल का टाइम आ गया है। अब वो फ्यूनरल के वक्त में जैसे ही वहाँ पे लोग जमा होते हैं, वो सारे के सारे बड़े अफसरदा हैं, गमज़दा हैं कि उनका करीबी एक चाहने वाला, उनका एक करीबी दोस्त, उनका करीबी एक साथ उठने बैठने वाला वो उनसे बिछड़ गया है, जो चला उनसे इंतकाल हो गया उसका। अब यहाँ पर वो प्रिटेंड करना शुरू कर देता है। अब इसकी प्रिटेंडिंग के अंदर वो प्रिटेंड ये करता है कि जी वो बहुत ज़्यादा अफसरदा है, बहुत ज़्यादा गम में है, और यहाँ पर फिर वो इसी सारे मामले का फ़ायदा उठाते हुए वो जो फ्यूनरल के अंदर जो सबसे बेस्ट प्लेस होती है उसका भी मुतालबा करता है कि मुझे वो जगह चाहिए, और माना वो वहाँ पे आके खड़ा होता है। He said that he has as good as given him the wheelbarrow and now did not know what to do with it. He said in future he would not be generous because one suffers for being generous. यहाँ पर वो उसने एक बड़ा दोबारा से एक तकरीरी अंदाज में बड़ा जुमला कह दिया कि जी मैंने उसको अपनी व्हील बैरो दी थी और मैंने उसके साथ इतनी सखावत पर काम किया था, और किसी को इतना ज़्यादा जो है वो सखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है वो जो ज़्यादा सखी होता है, जो ज़्यादा किसी की मदद करता है, तो वो ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता है कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पर मैं तकलीफ़ें उठा रहा हूँ, और सो एंड सो ये सारी बातें वो वहाँ पर करता है। बहरहाल लिटिल हांस की तदफीन हो जाती है। अच्छा, इसके बाद अब हम ये तकरीबन यहाँ पर इसका एंड हो गया है स्टोरी का, जो हमने समरी यहाँ पर आपके सामने अभी डिस्कस की है। तो अब हम बात करते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मोरल हमें नज़र आता है, मोरल कुछ इस तरीके का है कि द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट वन शुड नॉट बी सो स्टूपिड एज लिटिल हांस एंड गेट एक्सप्लॉइटेड बाय द मिलर। माना इंसान को इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए कि वो किसी के हाथों इतना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के काम में आ जाए, और वो अपने लिए कुछ भलाई ना सोचे या सिर्फ दूसरों का भला सोचता रहे। ये बात सही है कि हमें दूसरों का भला सोचना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि जितनी स्टूपिड और बेवकूफ़ों वाली हरकत यहाँ पर हांस करता हुआ नज़र आया है। तो ये तो मोरल ऑफ द स्टोरी हमें यहाँ पर नज़र आता है। अब उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आएंगी, और मज़ीद आगे के लिए अगर कोई सवालात हों तो आप मुझसे सवालात कर सकते हैं। थैंक यू।